नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु को पीएम मोदी ने दी सौगात। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज का किया उद्घाटन। रामानाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। भाषा विवाद पर पीएम मोदी ने रामेश्वरम से डीएमके पर साधा निशाना। वक्फ संशोधन विधेयक बना कानून। संसद के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी। बिल के कानून बनते ही एक्शन में मोदी सरकार। सरकारी संपत्तियों से जुड़े दावों पर जांच शुरू। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फूका विरोध का बिगुल। 2 पेज का लेटर जारी कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। तो नीतीश की पार्टी में मचे बवाल के बीच बिहार के राज्यपाल ने किया कानून का समर्थन। पूरे देश भर में रामनवमी की धूम। अयोध्या में रामलला का हुआ सूर्य तिलक। बड़ी संख्या में भक्त राम मंदिर पहुंचे। तो पश्चिम बंगाल में पहरा, शर्त और डर के साए में मनाई जा रही है रामनवमी। केजरीवाल ने बंगले के मेंटेनेंस पर 8 साल में खर्च किए करीब 30 करोड़। आरटीआई से मचा हड़कंप। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा, भगवत मान को केजरीवाल से खतरा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे की। रामनवमी के खास मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। बता दें, ये पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है। इस पुल की मदद से समुद्री यातायात में भी सुधार देखने को मिलेंगे और लोगों को भी ट्रैवल करने में आराम मिलेगा। साथ ही आज पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के समय रामेश्वरम चेन्नई नई ट्रेन का भी उद्घाटन किया। इस ट्रेन सेवा के चलते यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। इसी के साथ पीएम ने आज तमिलनाडु को कई सारी सौगातें भी दी है और जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने तमिल भाषा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि मैं तमिलनाडु सरकार से कहना चाहता हूं कि वो तमिल भाषा में मेडिकल कोर्स जारी करे, ताकि अंग्रेजी ना जानने वाले गरीब परिवार के बेटी बेटे भी डॉक्टर बन सके। पीएम ने कहा कि मैं तो कभी कभी हैरान रह जाता हूं जब तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां मुझ तक पहुंचती हैं। कभी कोई नेता तमिल भाषा में सिग्नेचर नहीं करता। तमिल का गौरव हो, कम से कम तमिल में तो सिग्नेचर करो। साथ ही पीएम मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। आज रामनवमी है और रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु को कई सारी सौगात दी। लेकिन ये डीएमके पर कितना बड़ा प्रहार कर दिया ये भाषा विवाद को लेकर। देखिए, जिस तरीके से स्टालिन की राजनीति है, तमिल राजनीति के नाम पर हमेशा साउथ इंडिया में लोग भड़काते रहते हैं, लोगों को भड़काया। इसीलिए तमिलनाडु हो या केरल हो या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो, इन राज्यों में देखा जाए तो जो वहाँ के हिंदू हैं वो हिंदुत्व के प्रति ज़्यादा जागृत हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल हिंदू नहीं बन पाए, जिसके कारण इनका शोषण हुआ है। केरल में वही स्थिति रही है। वहां के हिंदू ये सोच ही नहीं पाते कि हम लोगों को बांट बांट कर कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस, ये दोनों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। और तमिलनाडु में भी ऐसा ही स्टालिन परिवार करता रहा, चाहे करुणानिधि हो या फिर अन्नादुरई हो। ये सारे लोगों ने क्या किया, तमिल गौरव की बात करके केंद्र से दूरी बना के भड़का के लोगों को ये दिखाया कि देखो दिल्ली में बैठे लोग हमारे खिलाफ होते हैं। के कामराज क्या वहां के नहीं थे, जो दिल्ली की राजनीति के इतने महत्वपूर्ण नेता थे? लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप विवाद कर रहे हो भाषा को लेकर कि 3 भाषा का फार्मूला नहीं चलेगा। 3 भाषा का फार्मूला चलना भी नहीं चाहिए। चलना तो 2 ही भाषा का चाहिए। एक तो मजबूरी है, जैसे तमिल या फिर गुजराती हो, मराठी हो या फिर कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कोई भी जो मातृभाषा है लोगों की, उसमें शिक्षा देनी चाहिए। और दूसरे स्तर पर देश की पहचान के लिए एक भाषा होना चाहिए, और वो हिंदी है। प्रधानमंत्री मोदी आईना दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर तुम लोग सवाल उठाते हो कि प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह ये लोग मिलकर हिंदी हम पर थोप रहे हैं। क्या वो हिंदी भाषी प्रदेश से हैं? वो खुद गुजरात से हैं और वहां भी गुजराती बोली जाती है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वहां कहा या पीएम मोदी ने कहा नहीं नहीं हमें हिंदी स्वीकार नहीं है? तो इसलिए उन्होंने बताया कि तमिल को बढ़ाओ,
कौन मना करता है? इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खुलवाओ, हम लोगों ने तो किया। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की, पूरा सिलेबस है। और आप तमिल के नाम पर राजनीति करते हो, लेकिन आपके कोई सांसद तमिल में बोलते तक नहीं है संसद के अंदर भी, और लेटर लिखते हो अंग्रेजी में, अंग्रेजी को प्रमोट करते हो। ये विदेशी मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता परोस रहे हैं तमिलनाडु को। इसलिए एक तीर से कई निशाने पीएम मोदी ने साधे हैं आज। जी बिल्कुल। अब बात वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी बड़ी खबर की। संसद के दोनों सदनों में मैराथन चर्चा के बाद संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। बिल अब कानून बन चुका है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 कर दिया गया। वह बिल के कानून बनते ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। सर, अब वक्फ बिल तो कानून बन चुका है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, आगे क्या एक्शन प्लान है? देखिए, जिस तरीके से पहले नाम आपने बताया वो संशोधित हुआ और उसके बाद इसका नाम हो गया उम्मीद। उम्मीद की किरण जागी है पूरे देश के लोगों के लिए। पहली उम्मीद इसी बात की है सरकार से कि देखिए भाई, ये जो आगे की दावेदारी इनकी है, जो बोल देता था, कहीं भी हाथ उठाकर रख दिया, उंगली रख दी, ये जमीन हमारी है, ये जो दावेदारी इनकी है वो तो रुक जाएगी, क्योंकि ये फंसा हुआ है। अब तो खुद के समाधान निकालने की कोशिश करता रहेगा, आगे दावे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये नियम जो बने हैं, नए कानून हैं, उसमें ट्रिब्यूनल पर भी इनका पूरा वर्चस्व नहीं रहेगा। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहेंगे, उसके साथ ही उसमें जजेस भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका वर्चस्व ट्रिब्यूनल से खत्म हो गया है। अब ये सोचकर दावे नहीं करेंगे कि ट्रिब्यूनल तो अपना है, तो इसलिए पहले दावेदारी खत्म की जाएगी कि आगे ये उंगली उठाकर नहीं बता पाएंगे कि यहां से यहां तक हमारी ही जमीन है। दूसरी तरफ ये अपने विवादों में उलझ चुके हैं, तो ये जितना हंगामा कर ले, सरकार का एक्शन प्लान तैयार है, एक एक करके जो डिस्प्यूट है उसका समाधान होगा, और फिर धीरे धीरे करके ये वक्फ बोर्ड का जो जाल है उस जाल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिससे मैनेजमेंट सही हाथों में हो, करप्शन खत्म हो, सरकार को भी टैक्स के आधार पर कुछ प्रॉफिट हो, और फिर लोगों को भी जो इसके अत्याचार थे उससे मुक्ति मिल सके। जी सर, तो अब वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है और कानून बनते ही एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। तो दूसरी तरफ बिल को लेकर विरोध जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। जल्द ही इसके पहले चरण की शुरुआत राजधानी दिल्ली में एक बड़े प्रोटेस्ट से होगी, जिसके बाद देश के प्रमुख शहरों में प्रोटेस्ट कार्यक्रम रखे जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर भी जारी किया है और इसे लेकर कहा है कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता। साथ ही बिहार में नीतीश की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। घमासान के बीच में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिल का पूरी तरह से समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती है, इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। सर, क्या इस तरह का विरोध प्रदर्शन का ऐलान करके सरकार पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? कोशिश तो वही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, इसकी अथॉरिटी क्या है, इसकी अथॉरिटी कब तक रहेगी? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, यानी कि जब तक पर्सनल लॉ है तब तक ये बोर्ड का कुछ काम है। जब पर्सनल लॉ नहीं रहेगा तो बोर्ड का काम खत्म। जैसे अलग अलग स्टेट की बात है कि यूसीसी लागू किया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश और फिर केंद्र में लागू किया जाएगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां के हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि नहीं, ये रिलीजन के आधार पर, ये जातियों के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए यूसीसी लाओ, तुम लोग इस तरह से
पॉलिटिक्स करके किसी को खुश करने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता रहे, उसको संपत्ति में अधिकार न मिले, जैसे इस्लामिक लॉ में है। कई महिलाएं सड़कों पर उतरी है इस बात के लिए कि अगर उनके बच्चों में लड़का नहीं है, सिर्फ लड़की है, तो क्या होगा? लड़की नहीं है तो वो अपनी 50% प्रॉपर्टी, इसी में वक्फ भी होता था, वो अपनी 50% प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा किसको? अपने क्लोज रिलेटिव को, जो कि जिनके पास बच्चा है लड़का के तौर पर। तो ये सब जगह यूसीसी लागू होगा, पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे ही खत्म। ये जैसे कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, ये जब ये खत्म होने वाला है, इसको लग रहा है यूसीसी लागू होते हम खत्म हो जाएंगे, तो ये ज्यादा फड़फड़ा रहा है। उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो ये पूरे मुसलमान जो केंद्र में होते थे राजनीति के, 70 सालों तक तो यही रहा कि मुस्लिम केंद्र में रहे राजनीति के, सारा केंद्रीकरण हुआ, सारी पार्टियां इसको खुश करने के लिए राजनीति कर रही है। बहुसंख्यक हिंदू कोई मतलब नहीं है, उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए सेकुलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं पर डाला गया। अब 2014 के बाद हुआ कि ये मुस्लिम राजनीति के केंद्र से धीरे धीरे बाहर आए, और बाहर आते आते अब उस चक्र में फंस गए हैं जहां इनकी स्थिति क्रिश्चियनों से भी कमजोर हो गई है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से आवाज उठती है, सरकार सुनने को तैयार होती है, लेकिन अब इनकी आवाज कोई सुनने को तैयार भी नहीं है। जी, अब बात रामनवमी की धूम की। देश भर में रामनवमी की आज धूम है, हर तरफ जय श्री राम का जयकारा गूंज रहा है और पूरा देश आज भगवान श्री राम के भक्ति में लीन है। वहीं आज रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इसके साथ ही सरयू नदी में भी स्नान के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। आज रामलला का सूर्य तिलक भी हुआ। दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक को अलौकित किया और ये प्रक्रिया लगभग 4 मिनट तक चली। तो वहीं पश्चिम बंगाल में हिंदू अपना त्योहार मनाने में असहज है। ममता सरकार ने शांतिपूर्व मनाने का फरमान जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पहरा, शर्त और डर के साए में रामनवमी मनाई जा रही है। वैसे बंगाल में आज हिंदुओं में भी गजब का उत्साह नजर आया। बीजेपी ने भी खास तैयारी कर रखी है। जगह जगह शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल भी हो रहे हैं। सड़कों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। सर, एक ही देश है, एक ही त्योहार है, लेकिन अलग अलग क्यों मनाया जा रहा है? अयोध्या में धूमधाम से, पर पश्चिम बंगाल में डर का माहौल क्यों? देखिए, कहा जाता है, और ये लोग हमेशा से, जो अभी विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, केंद्रीय स्तर पर जो कुछ प्रदेशों में भी शासन कर रही है, इन लोगों ने बार बार ये उठाया, धर्म को राजनीति से अलग करो, धर्म को राजनीति से अलग करो, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। यही उसका असर है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जब तक राजनीतिक आधार धर्म को नहीं मिलेगा, सत्ता का संबल, ताकत नहीं मिलेगी, तब तक धर्म न तो विस्तार कर सकता है और न बेहतर तरीके से धर्म का पालन किया जा सकता है। ये पूरी दुनिया में आज के लिए उदाहरण नहीं है, ये सैकड़ों हजारों साल से चल रहा है। मोहम्मद साहब अपने दामाद को भी इस्लाम कबूल नहीं करवा पाए, लेकिन आगे के खलीफाओं ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। उसी तरह से ईसा मसीह 400-500 अनुयायियों से ज्यादा नहीं बना पाए, लेकिन उनके बाद जो शासक वर्ग ने क्रिश्चियनिटी स्वीकार किया और उसके बाद पूरे यूरोप, अमेरिका में फैल गया, पूरी दुनिया में भी फैला हुआ है। उसी तरह से हिंदुस्तान में देखिए, अभी 2014 के बाद स्थितियां बदली। आज कम से कम पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को इतनी ताकत मिली हुई है कि केंद्र से उसको आधार मिला हुआ है। वहां शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, डट के खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो वो लोग किसी तरीके से हाईकोर्ट पहुंचते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद अपने पर्व त्योहार मना पाते हैं, शोभा यात्रा निकाल पाते हैं। अगर ये उल्टा होता तो, अगर केंद्र में भी यूपीए की सरकार होती और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी महिला की सरकार होती, तो फिर वहां पर तो हाईकोर्ट जाने से भी डरते, वहां तो शोभा यात्रा निकल ही नहीं सकती थी। तो यही स्थिति पैदा हो गई है। अगर देश के हिंदुओं को ये लगता है कि हमें अपनी संस्कृति की सुरक्षा करनी है, धर्म के आधार पर जीना है और हमें अपने जिंदगी में धर्म को शामिल करना है, तो फिर उन्हें पॉलिटिकल हिंदू भी बनना पड़ेगा और सत्ता चुनना पड़ेगा। ऐसे लोग होने चाहिए जो कम से कम आपके साथ न चले तो आपका सहयोग तो करें।
अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद से केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से पूरी तरह से गायब है और पंजाब में एक्टिव है। केजरीवाल ने पंजाब की सियासत में पीछे के दरवाजे से एंट्री मार ली है। केजरीवाल के पंजाब में एक्टिव होने को लेकर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवत मान को खुद अब अरविंद केजरीवाल से खतरा हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक आरटीआई लगाकर 2015 से 2022 के बीच अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले में टूट फूट, सीवर, बिजली और रखरखाव खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। पर खर्च का जो आंकड़ा सामने आया है वो केजरीवाल के आलिशान जीवन और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। आरटीआई जवाब के अनुसार 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच में केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पुराने सरकारी बंगले में सामान्य टूट फूट, सीवर, बिजली से जुड़े कामों पर 29,56,35,074 रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली में शायद बड़े बड़े उद्योगपतियों के मकानों या मल्टीप्लेक्स का भी इतना सालाना खर्च नहीं होता होगा। सर, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए 30 करोड़ रुपए क्या करते थे केजरीवाल? ये तो पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने ये पैसे खर्च करवाए या फिर अपने पैकेट में रखे, क्योंकि ये बड़ा ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आरटीआई में तो ब्यौरा जो आया है उसमें यह बताया गया कि इतने खर्च हुए हैं, लेकिन जेन्युइन खर्च हुआ है या कागज पर बता दिया गया कि मेंटेनेंस में अगर 7-8 सालों में 30 करोड़ रुपया एक फ्लैट के मेंटेनेंस में, क्या सीवेज सिस्टम में वो चेंज करवाए? अरे घर को आलिशान बनाया, शीश महल बनाया, उसमें तो 40-50 करोड़ रुपया खर्च किया है, लेकिन मेंटेनेंस में इतना पैसा खर्च। अब आम आदमी पार्टी वाला कहता है प्रधानमंत्री आवास में जाकर देखो कितना खर्च होता है, तो तुम्हारे पास भी आरटीआई का अधिकार है। और प्रधानमंत्री आवास की तुलना तुम अपने घर से करते हो, यानी मुख्यमंत्री आवास से करते हो, ये दोनों में कितना डिफरेंस है ये भी इसको समझ में नहीं आता। अगर तुलना करनी है तो तुम करो कि अगर यहाँ पर 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ तो योगी आदित्यनाथ से तुलना कर लो कि आपके सीएम हैं, उनके आवास के मेंटेनेंस में कितना खर्च हुआ, लेकिन ये भी नहीं कर पाएगा। अब स्थिति ऐसी हो गई है आम आदमी पार्टी की कि इनके जितने घोटालों की परतें खुलती है उतने ही ज्यादा ये बेशर्म होते जा रहे हैं। इनको अब से केवल और केवल डर इस बात का है कि इन घोटालों की परतें खुलेगी, जनता जो करना था वो कर दिया, अब सरकार जो एक्शन लेगी, केजरीवाल के घर पे छापे पड़ेंगे, अगली बार फिर से तिहाड़ जाने की तैयारी होगी, तो उसके बाद ये बेशर्मी भी हमारे काम नहीं आएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।